नमस्कार दोस्तों, बीएससी आईपीएफ की श्रृंखला में फिर एक बार स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर। हमने बहुत सारी चीज़ें अब तक देखी कि एक सामान्य निवेशक यदि एनपीएस सेवानिवृत्ति के लिए या फिर दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के लिए चयनित करता है तो उसे किस तरीके से ये सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो सही निर्णय सही विषय पर सही समय पर ले पाए। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्या बेनिफिट है, टायर 1 टायर 2 क्या है ये जाना, फिर इन दोनों का कंपैरिजन देखा। और आज हम एक अहम चीज़ देखने वाले हैं कि ये जो सारा पैसा निवेश होता है, फिर वो टायर 1 हो या टायर 2 हो, उसमें क्या क्या विकल्प एक सामान्य निवेशक के लिए उपलब्ध है जिसको वो चयनित कर सकता है। और वो चयनित तब करेगा जब उसे वो विकल्पों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। तो आज की तारीख में हम वो तय करने का प्रयास करेंगे कि सही मायनों में वो पैसा कहाँ निवेश हो रहा है और किस तरीके से ये पूरा लेखा जोखा चलता है। आइए तो जानते हैं एनपीएस के इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी के बारे में। हमारे यहाँ पर 7 फंड मैनेजर्स हैं जिनको पीएफआरडीए ने अपॉइंट किया है। वो 7 मैनेजर्स कौन से हैं? एलआईसी है, फिर एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईप्रू है, यूटीआई है, कोटक है, बिरला है। फिलहाल ये 7 लोग हैं जो ये पैसा मैनेज करते हैं। हम चयनित कर सकते हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का जो पैसा था वो केवल ये 3 फंड मैनेजर ही इसको मैनेज कर सकते थे। कौन कौन? एसबीआई, यूटीआई और एलआईसी। लेकिन फिर 2019 में कुछ नए नियम आए, फिर 2018 में भी कुछ बदल हुए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये 7 में से कोई भी एक फंड मैनेजर चयनित कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये 7 में से कोई एक फंड मैनेजर चयनित कर सकता है। अब ये फंड मैनेजर चयनित करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे पास अहम टॉपिक होते हैं, अहम विकल्प होते हैं। एक मतलब कि हमें पैसा कैसे निवेश करना है। हम एक्टिव चॉइस रखेंगे कि हम ऑटो चॉइस रखेंगे। एक्टिव चॉइस क्या है कि हम हमारे हिसाब से अपना पोर्टफोलियो चयनित करेंगे। ऑटो चॉइस में एक बेसिक 2-3 ढांचे बना दिए गए, उसमें से एक टिक करिए, अपना बाकी सारी चीज़ें आपके उम्र के हिसाब से हो जाएगी। तो आज के सत्र में हम लोग एक्टिव चॉइस के बारे में जानेंगे। एक्टिव चॉइस के बारे में यदि जानना है और वो 7 फंड मैनेजर है, पहले आपको चॉइस सिलेक्ट करनी पड़ती है, एक्टिव है कि ऑटो है। एक्टिव में भी आपके पास ये 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं। एक मतलब ई क्लास, सी क्लास, जी क्लास, ए क्लास। याद रखने के लिए ईसीजी है। सो ये ईसीजीए क्या होता है? सबसे ई मतलब ई स्टैंड फॉर इक्विटी, याद रखने के लिए आसान है। अप टू 50 ईयर्स 75% तक इक्विटी में एलोकेशन अलाउड है। आपने ई सिलेक्ट कर लिया, फिर ये 7 फंड मैनेजर्स में से एक तय करें आपके अभ्यास के अनुसार। आपको उम्र के 50वें साल तक, आपकी उम्र 35 है तो 50 तक अगले 15 साल 75% पैसा ये आपका इक्विटी में जाएगा। उसके बाद अगले 10 साल हर साल 2.5% से आपका इक्विटी एलोकेशन कम होगा। सो टिल द टाइम आप 60 हो जाएंगे, आपका इक्विटी एलोकेशन 50 हो जाएगा। 50 भी 60 की उम्र के लिए ज़्यादा ही है। फिर एसेट सी अगर आपने तय किया या फिर एसेट क्लास सी आपने तय किया, यहाँ पर एक क्लास लिख लेते हैं ताकि ये समझने के लिए आसानी जाएगी। अब इसमें से क्या 100% पैसा जाएगा जहाँ पर सी लिखा है डेट में। डेट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, फिर डेट के या कॉर्पोरेट्स में आने वाले जो कोई भी डेट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें वो पैसा जाएगा। 100% अलाउड है। मीडियम रिस्क लेके मीडियम रिटर्न जनरेट करने का प्रयास रहेगा। फिर जी में 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी बिल्स, तत्सम सारी सिक्योरिटीज में पैसा जाएगा। 100% अलाउड है। लो रिटर्न लो रिस्क। और चौथा है कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट एम्प्लॉयज कैन चूज दिस क्लास अप टू 5%। 5% तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के, और वो वहाँ पर क्या क्या रहेगा तो एआईए, आरईआईटी, सीएमबीएस। अब ये क्या है? कमर्शियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, रेसिडेंशियल मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सारी चीज़ें क्या है अपन आगे जानेंगे। सो पहले हमको सबसे पहले टाइप चॉइस तय करनी है, एक्टिव है कि ऑटो है। एक्टिव तय कर ली तो इसमें से हम कहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद फंड मैनेजर कौन सा होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आज हम यहीं पर रोकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। ये सारे सत्र आप लोग बीएससी आईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है तो उन्हें भी आपको धन्यवाद बोलना है। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।